नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे स्क्रीन पर, आज हम चर्चा करेंगे रीट की सिलेबस की। विषय रहेगा संस्कृत। जी हाँ, आज हम संस्कृत की रीट के सिलेबस की चर्चा करेंगे। संस्कृत का रीट का सिलेबस आपके लिए कोई नया नहीं है, पहले भी आपने परीक्षा दी है, पिछली परीक्षा में भी आपने इसी प्रकार से रीट में पूर्ण रूप से इसी सिलेबस को आधार बनाकर रीट की परीक्षा दी थी। नवीन सिलेबस जारी हो गया, लेकिन इसमें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी शिक्षार्थियों की बहुत बड़ी मतलब समस्याएं हैं। बार बार एक के बाद एक सवाल करते हैं कि सब क्या बदल गया। लोग कह रहे हैं कि बदल गया। अरे भाई, लोग क्या कह रहे हैं आपको ये तो देखना ही नहीं बंधु। लोग क्या कह रहे हैं इसमें आपको कहीं नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है सिलेबस आपके हाथ में है, ठीक है, पुस्तक आपके हाथ में है, साइट आपके पास में, आप देखिए उसमें क्या बदला है। कहीं कोई अपने विषय में बदलाव नहीं है, कहीं कोई अपने विषय में बदलाव नहीं। और अगर बदलाव हुआ है तो आपको पता है क्या है, आपके सामने वो सारी की सारी चीजें, तो आपको कहीं परेशान होने की, कहीं गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में बार बार शिक्षार्थियों का, बार बार आप बंधुओं का सवाल होता है कि भाई वो सारी चीजें आपने पढ़ा दी, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ा दिया, लेकिन उसमें मूल रूप से जो गद्य या पद्य आएगा इसकी आप चर्चा करेंगे, कैसे आएगा। तो भाई जो गद्यांश या जो पद्यांश है इसकी क्या चर्चा करनी। भाई जब आपका विषय है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये है वह, जो भी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है, जो भी चीजें आपके सिलेबस में लगी हुई है, यदि उसको गद्यांश में दे दिया, यदि उसको पद्यांश में दे दिया, तो उसमें तो आपको बहुत ज्यादा चिंतन करना नहीं है, बहुत ज्यादा विचार करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मतलब एक श्लोक के अंदर दे दिया तो भी पूछी तो आपसे संधि और समास ही जा रहे हैं ना। यदि एक गद्य के अंदर दे दिया तो भी आपसे पूछा तो संधि और समास ही जा रहा है ना। तो आप गद्य और पद्य के पीछे क्यों पड़े हुए? इस शंका को मस्तिष्क से निकालिए। आपको जो सिलेबस का पार्ट है वो पढ़ा दिया गया है, जो सिलेबस का पार्ट है वो आपने पढ़ लिया है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कारक प्रकरण जो भी आपके सिलेबस का विषय है वो सब चीजें यदि आपने पढ़ लिए तो फिर वो श्लोक में आ रही है या फिर वो गद्य में आ रही है, उसमें आपको कहीं कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने जो विषय पढ़ना वो विषय तो आप पढ़ ही रहे हैं। वो एक विषय अलग है, ठीक है, आप उसको गद्य के साथ जोड़कर या पद्य के साथ जोड़ करके देखते हैं तो ये जो कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में, इसको निकाल दीजिए। 80 से 85% आप शिक्षार्थियों की यही समस्या है कि साहब वो गद्य और पद्य कैसे आएगा, हमें बताइए। जो नए हैं बिल्कुल, वो तो यही बार बार समस्याएं कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पढ़ा दिया गया, लेकिन सर ने जिसने भी पढ़ाया वो गद्य पद्य तो हमें पढ़ाया नहीं। अरे तो भाई उसमें क्या हो गया, नहीं पढ़ाया तो? आप संधि समास को अलग से पढ़ रहे हो तो आप उसको एक गद्यांश या पद्यांश के रूप में रेखांकित या अंडरलाइन करके देख लीजिए। ये समस्याएं, इनका समाधान आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। क्योंकि यदि दुविधा रहती है, यदि द्वंद्व रहता है तो फिर बहुत ज्यादा समस्याएं अपने आप में उपस्थित हो जाती है। तो इन सारी समस्याओं को निकालिए। मूल रूप से हम सिलेबस की, रीट के सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, तो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। मैं पहले कह चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं कि बहुत ज्यादा लंबा विषय आपके लिए नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं कि कोई नई चीज आपके सामने पिटारा खोल रहा हूं मैं जादूगर। जो आपके पास है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं सिलेबस में, जो कि सबसे पहला टॉपिक जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो यही टॉपिक आपके सामने है कि एक अपठित गद्यांश है। एक अपठित गद्यांश है जिसको आप अनसीन पैसेज कहेंगे। उस अनसीन पैसेज में साफ रूप आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका अपठित गद्यांश है, जो भी आपका अनसीन पैसेज है, उसमें से सारी की सारी समस्याएं ली गई। भाई जो आपका गद्यांश है वो सारे के सारे गद्यांश की जो चीजें हैं वो इसमें से ली गई। चाहे वो धातु रूप की बात है, चाहे वो कारक प्रकरण की बात है, विभिन्न प्रकार की चीजें, चाहे वो विभक्ति प्रकरण की बात है, उपसर्ग की चर्चा हम करेंगे, प्रत्यय की हम चर्चा करेंगे, संधि और समास की हम चर्चा करेंगे, लकार की हम बात करते हैं, सर्वनाम की हम बात करते हैं, विशेषण विशेष की बात करते हैं। सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं। जो आप वर्षों से पढ़ते आ रहे सारी की सारी वही चीजें यहाँ पर। मैं सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप में से बहुत से शिक्षार्थियों के मन में एक द्वंद्व चल रहा है, एक अंतर्द्वंद चल रहा है कि भाई ये गद्यांश में लेकर के किस तरह से हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कह दिया कोई भी एक गद्य दे दिया, कोई भी एक श्लोक दे दिया, मध्यमा धनम इच्छति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छति मानो ही महताम धनम। अब फिर उसमें से कोई भी एक रेखांकित कर लिया कि भाई इसमें से बताइए आप संधि कौन सी है, इसमें बताइए प्रत्यय कौन सा है रेखांकित में, इसमें बताइए उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी एक गद्य दे दिया, कोई भी एक पद दे दिया, कोई भी एक श्लोक दे दिया, ठीक है। अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ठीक है। अब यशोबलम जो है शब्द आया उसको रेखांकित कर दिया। अब रेखांकित कर दिया, फिर आपसे सवाल पूछा गया इसमें बताइए संधि कौन सी है।
तो भाई यदि आप संधि के नियम को जानते हैं, यदि आप जानते हैं यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, यदि विसर्ग है तो विसर्ग क्यों हो रही है, यदि स्वर यानी अच संधि है तो अच संधि क्यों हो रही है, यदि दूसरी संधि है तो क्यों हो रही है, यदि आप इन सारी चीजों को जानते हैं, यदि आप विषय पर पूर्ण रूप से अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, आप जानते हैं यहाँ पर, तो ये श्लोक आपका क्या कर रहा है? अधमा धनम इच्छति धनम मानम च मध्यमा, आपके लिए क्या है ये? आपको तो संधि समास छांटने, तो छांटिए उसमें से। तो सिंपल सी मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, यहाँ पर ये कोई विषय नहीं है। मतलब जो प्रबुद्ध व्यक्ति यदि इस विषय को देखेंगे तो बोलेंगे किन विषयों की, छोटे छोटे विषयों की चर्चा कर रहा है यार, ये तो सब बच्चे जानते। नहीं जानते। आप में से बहुत से जो शिक्षार्थी वो नहीं जानते, और जानते भी है तो उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा है, उनके मन में शंकाएं हैं कि क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जो भी आप संधि समास विषय पढ़ रहे हैं उन्हीं की अपन चर्चा कर रहे हैं। जैसे गद्य की बात कर रहे हैं उसी प्रकार पद्य में देखिए भाई, जैसे आपने गद्य की चर्चा की उसी प्रकार आप पद्य की चर्चा कर रहे हैं, तो पद्य में भी क्या होगा? इसमें एक अपठित पद्यांश आ जाएगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपठित पद्यांश आ जाएगा। अब उस अपठित पद्यांश में क्या करेंगे? वही जो कोई श्लोक आ गया उसमें राजस्थान की संस्कृति को आधार बना करके, राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को आधार बना करके, चाहे वो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे, छंद अलंकार, उनकी हम चर्चा करेंगे। अब फिर बच्चा कंफ्यूजन में जा रहा है। भाई ये देखिए एक अपठित श्लोक आपके सामने आ गया, लेकिन इसमें तो देखा कि राजस्थान की संस्कृति को आधारित बना करके, तो भाई वो राजस्थान की संस्कृति को आधारित बना करके आपसे सवाल नहीं पूछ रहे। राजस्थान की संस्कृति को आधार बनाकर आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, आपसे प्रश्न पूछ रहे। वहां पर जो आपके टॉपिक दिए गए, संधि की आप बात करते हैं, समास की चर्चा करते हैं, कारक की चर्चा करते हैं, प्रत्यय की चर्चा करते हैं, छंद अलंकारों की चर्चा करते हैं, विशेषण विशेष की चर्चा करते हैं, लिंग संबंधी प्रश्नों की वचन की बात करते हैं। तो जो आपके जो विषय दिए गए आप इनकी चर्चा कर रहे हैं। जो भी आपके विषय दिए गए हैं आप इन विषयों की चर्चा कीजिए ना। आप वो राजस्थान की संस्कृति है या फिर वो किसी भारत की संस्कृति या किसी अन्य प्रदेश की संस्कृति, इससे क्या लेना? वो तो एक श्लोक आएगा, वो केवल और केवल आपको ये वेटेज देने के लिए कि मतलब ये बताने के लिए कि ठीक है आप जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश से संबंधित कुछ श्लोक आपसे पूछ लिया। गद्य की बात है तो महाराणा प्रताप से संबंधित हम गद्य की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अन्य किसी महान विभूति की हम चर्चा कर देंगे। श्लोक की बात है तो हम पन्नाध्याय से संबंधित श्लोक की चर्चा कर देंगे। हमारे देश की मतलब राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति, हम कल्चर की चर्चा कर देंगे। मतलब वो गद्य में हो या पद्य में हो, ठीक है, उसमें हम अपनी संस्कृति की चर्चा करते हैं, उसमें हम अपने कल्चर की चर्चा करते हैं। लेकिन उसमें जो अंदर से संधि समास उपसर्ग जो प्रत्यय बन के आ रहे हैं वो तो भारत देश के है ना, वो तो आपकी पाणिनि व्याकरण के है ना, वो तो अष्टाध्यायी की है ना, वो तो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के है ना। उसमें राजस्थान थोड़ी बीच में कहीं पर आ रहा है। भाई मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप में से 85% शिक्षार्थियों का यही कमेंट्स आ रहा है, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लासों में हमारे वो भी बार बार यही सवाल करने के साथ ये क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला। जब उन्होंने लिख दिया कि मतलब राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को आधार बनाकर, आप स्क्रीन पे देखिए कि राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति को आधार बना करके मूल रूप से जो महत्वपूर्ण बिंदु है संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं फिर आपसे यही कह रहा है कि वो राजस्थान की संस्कृति को आधार बनाया गया। वो जो श्लोक आएगा आपका, वो जो पद्य आएगा आपका, वो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित होगा। लेकिन उसमें जो रेखांकित होगा सूर्योदय, वो सूर्योदय तो आपकी संधि है ना, सूर्य प्लस उदय, वो तो आप गुण संधि की चर्चा करें ना, ठीक है। यदि उसमें सदैव आ रहा है तो आप देखिए कि वृद्धि संधि हुई है तो क्यों हुई है, फिर आप वृद्धि संधि के कारणों को खोजने की कोशिश करें, कारणों को ढूंढने की कोशिश करें। तो मैं आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूं, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, ये गद्य की चर्चा कर रहे हैं, ये पद्य की चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति को, कल्चर को आधार बनाया जाएगा। प्रश्न आपके सामान्य व्याकरण के रहेंगे, चाहे वो संधि के हैं, चाहे वो उपसर्ग के हैं, चाहे वो समास के हैं, नॉर्मल प्रश्न जो आपने पढ़ते रहे यहाँ पर। हाँ, लेकिन पढ़ना आपको डीपली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग आप में से, अच्छी बात है, शुभकामनाएं मेरी, मैं पहले आपको एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पात्रता तो हम निकाल लेंगे, हम तो थर्ड ग्रेड की जो मूल सिलेबस है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट का मूल पेपर होगा या फिर जो पात्रता से आगे जो पेपर होगा थर्ड ग्रेड का, उसकी चर्चा कर रहे हैं। शुभकामनाएं आपकी। यदि आपने पात्रता क्लियर कर रखी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना हल्के में भी नहीं लेना आपको, इतना हल्के में भी नहीं लेना है। हर आदमी यदि इतने ही हल्के में यदि इसको लेता रहा तो फिर क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पात्रता बहुत जरूरी है, इसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यदि आप ऑलरेडी उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप अपने मूल की तैयारी कीजिए, मूल विषय की चर्चा पे चलिए। उसमें भी आप बार बार शंकाएं करें कि पता नहीं क्या होगा। लोग कह रहे हैं कि एक एसएस का पार्ट हो गया, एक साइंस का पार्ट हो गया, बस एसएस और साइंस हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया। आपके तो सब्जेक्ट हटा दी गई। विद्वान और विदुषिया कह रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन आके कह रहे हैं कि अब तो संस्कृत वालों की संस्कृति हट गई, तब तो हिंदी वालों की हिंदी हट गई। भाई 120 नंबर का क्या रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा उसमें? जब हमारी संस्कृत हट गई, हमारी हिंदी हट गई, तो क्या गरुड़ पुराण पढ़ाएंगे आप 120 नंबर का उसमें?
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रबुद्ध लोगों से, विद्वान विदुषियों से पूछना चाहता हूं, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट का वेटेज 130 नंबर का हो गया, हमारा 140 नंबर का हो, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चल रही है, बाकी संधि संबंध इनको तो हटा दो, संस्कृत को तो हटा दो, ठीक है, व्याकरण को तो हटा दो। ऐसा नहीं चलता, मैं कह रहा हूं बंधु, ऐसा नहीं चलता। जो 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा। वो एक अलग विषय कि आप साइंस की कैटेगरी में आते हैं तो आप साइंस की कैटेगरी के सब्जेक्ट को देखिए, उनको देखिए, सब्जेक्ट को देखिए, विषयों को चुनिए। यदि आप एसएस की कैटेगरी में आते हैं तो आप एसएस वाले विषयों को देखिए। आप एसएस की कैटेगरी में आते हैं और फिर यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है, आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो 120 नंबर तो आपका सब्जेक्ट लेके जा रहा है ना। फिर आप लोगों के कहने से गुमराह क्यों हो रहे हैं कि हमारा वेटेज बढ़ा दिया, उसमें हमारा वेटेज बढ़ा? अरे तुम्हारे वेटेज को देखो, तुम तो केवल, अगर साइकोलॉजी वालों की मैं बात करूं तो 20 नंबर को लेके बैठे हैं। हम अगर पूरी की बात करें यहां पर, तो हमारा जो सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो संस्कृत का है, चाहे वो इंग्लिश का है, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। अगर वो सब्जेक्ट को लेके बैठे 120 नंबर का तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं उसमें टीचिंग मेथड को ऐड करता हूं, यहां पर मैं उसमें रीति विज्ञान को ऐड करता हूं, तो उसमें देखिए हमारा वेटेज कहां जा रहा है। तो आप बच्चों को क्यों गुमराह करते हैं कि मतलब हमने ये कर दिया, हमारे सब्जेक्ट नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा, ठीक है। जीके वाले कहते हैं कि जीके नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मनोविज्ञान वाले कहते हैं कि मनोविज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ, सारी चीजों का अपनी जगह है, शरीर के अंगों का सबका अपना महत्व होता है, ठीक है। अगर 1 नंबर भी है वेटेज आपका तो वो भी बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए वहां पर। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते लोगों को, बच्चों को, कि आप एसएस का पार्ट है तो या तो एसएससी पढ़ो या आप साइंस ही पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। अरे दुनिया में कोई पहली बार तो हो नहीं रहा 3rd ग्रेड का एग्जाम, पहले भी होता था, आपके प्रदेश में भी हुआ है, यहाँ पर 2011 में हुआ है, देख लीजिए उसमें क्या था। और यदि आपको नहीं पता है तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए। 2 दिन पहले आप लोग आके बोल देते हो कि ऐसा होगा, फिर 4 दिन बाद आपको माफी मांगनी पड़ती है और अपने विषय को वापस लेना पड़ता है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं या वापस लेती हूं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने 30 वर्षों के मतलब बिल्कुल बेदाग एक्सपीरियंस में धड़ल्ले से दावे के साथ ऑन द एयर कैमरे के सामने कह रहा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप भोले भाले इन बच्चों को क्यों परेशान करते हैं, इन सीधे साधे बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हैं। ये अपना पता नहीं क्या क्या चीजें छोड़ करके आप कैसे सफर करते हैं, आप लोगों को नहीं पता। आप लोग तो बोरियां भरने में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं एनजीओ चलाता हूं, मैं देखता हूं किस ढंग से लोग काम करते हैं। मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूं, मेरा संस्थान तो दीक्षा इंस्टीट्यूट है, मूल रूप से मतलब काम कर रहा है, मूल रूप से महिलाओं के लिए काम करते हैं, पुरुषों के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम ऐसे साथियों के साथ काम करते हैं जो पूर्ण रूप से सक्षम भी नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके इरादे मजबूत है, ठीक है, आगे आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थ की कमी उनके सामने आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। हम तो उनकी सपोर्ट करने के लिए थे। आइए मेरे पास आइए, मैं आपका स्वागत है, कहीं भी रहते हैं आप मेरे पास आइए, ठीक है। और अगर कहीं बाहर भी आप जयपुर में नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़िए। दीक्षा ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, दीक्षाinstitute.com को जाकर के आप विजिट कीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसमें बहुत सी समस्याओं का समाधान आपका होगा यहाँ पर। मैं तो बिल्कुल ऑन द एयर ओपन में कह रहा हूं कि भाई अगर आप पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, अगर आप धन खर्च नहीं करना चाहते, अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो आप हमसे जुड़िए, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासों में यदि आप आना चाहते तो वहां पर भी हम नाम मात्र का शुल्क आपसे ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्ण रूप से हम संस्थान को चला सके। जहां पर हमने पूरी दुनिया में, जहां पर देश दुनिया में अपनी ब्रांचों को, अपने लोगों को फैला रखा, उनके खर्चे भी कहीं न कहीं होते हैं। अकेले जयपुर में हम 5 ब्रांचें चला रहे हैं, ठीक। तो अलग अलग ब्रांचेज का हमारा मतलब ये है कि मतलब अब सब लोगों तक हम बहुत आसानी से पहुंच जाए। जो शिक्षार्थी, जो महिलाएं हम तक नहीं आ पहुंच पाती, ठीक है, हम तक नहीं पहुंच पाती किसी भी माध्यम से, चाहे वो कन्वेंस की समस्या रही हो या फिर कोई अन्य समस्या रही हो, तो यदि किसी भी माध्यम से हम तक नहीं पहुंच पाते तो हम उन तक पास जाने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपनी पहुंच को रख सकें, ठीक है। इसी कारण से हम अलग अलग जगह ब्रांचेज हमने फैला रखी है। हम ऐसे ऐसे जगहों पर शिक्षार्थियों को जाकर के पढ़ा रहे हैं जहां पर दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां पर वो हम तक नहीं पहुंच पाते। एप्लीकेशन के माध्यम से तो रास्ते और भी ज्यादा सुगम हो गए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दीक्षा ऑफिशियल हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां जो भी कोर्स, विभिन्न प्रकार के 40 के आसपास हमारे कोर्स हैं, जो भी कोर्स आपको चाहिए उस कोर्स को क्लिक कीजिए। उस कोर्स का प्राइस जो है वो नाम मात्र का है, और यदि वहां भी आपको लगता है कि प्राइस थोड़ा सा अधिक है, हम इसमें और कम कर सकते हैं, तो एक बार हमसे संपर्क कीजिए। जो भी हमारे माध्यम दिए गए ऑनलाइन माध्यम जो भी है उनसे आप संपर्क कीजिए। हम यहाँ से अपनी तरफ से जितना संभव हो सकेगा कूपन कोड जारी करेंगे, और वो कूपन आपको उसके साथ में एडजस्ट करके यानी अटैच करके, और वहां से आप उस कोर्स को और भी कम कर सकते हो, उस अमाउंट को और भी अधिक कम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। अब मैं सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं, तो मेन सिलेबस के मूल रूप से जो बिंदुओं की हम चर्चा कर रहे थे वो बिंदुओं की हमने चर्चा की। उसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे मूल रूप से स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो संख्या ज्ञान की बात है, चाहे वो समय ज्ञान की बात है, तो ये टॉपिक आपके लिए नए नहीं है। संख्याओं का जो आपको ज्ञान है, लगभग 100 तक संख्याओं का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए।
और यदि शोतक संख्याओं का ज्ञान आपको हो जाता है तो फिर आगे तो उसके बाद पूर्ण रूप से फिर वैसे ही वो परंपरा चलती है, वो 200 की लाइन हो, 300 की लाइन हो, ऐसे तो आप 1000 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। समय का ज्ञान है, वहां पर एक नॉर्मल सी बहुत सामान्य सी चीज 10th कक्षा में पूछी जाती है, भाई होरा क्या होता है, मिनट क्या होती है, निमिष क्या होती है, ठीक है, सैपाद है तो क्यों लगेगा, एकोन है तो क्यों लगेगा, पादोन है तो क्यों लगेगा, मतलब पौने को हम पादोन है अर्थात एक सेक्शन एक पाद नहीं है। सैपाद का मतलब एक सवाया हिस्सा हमारे पास है जो भी 6:15 या तो 6:15 को हम कैसे हम सैपाद बोलेंगे, ठीक है। सार्ध यानी आधे को हम क्या बोलेंगे, पूरे को हम क्या बोलेंगे। तो नॉर्मल सी सामान्य सी चीजें हम पढ़ते आए यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि ये पढ़ेंगे, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो सिलेबस को लेकर आपके मन में जो दुविधा है ना, उस दुविधा का परित्याग कीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, ठीक है। आगे यदि हम आगे की चर्चा करते हैं वहां पर, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहले आप अपने ढंग से उसको देख लीजिए, चाहे वो संस्कृत शिक्षण विधियों की हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृत शिक्षण के सिद्धांतों की हम चर्चा करते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशलों की हम चर्चा करते हैं, तो आप वर्षों से जो पढ़ते रहे वही पढ़ेंगे, उसमें नया क्या है। भाई शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे, तो शिक्षण के जो सिद्धांत आपके नॉर्मल शिक्षण में काम आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों की यदि बात है तो सामान्य शिक्षण विधि आपने पढ़ी है, चाहे वो आगमन निगमन की बात है या फिर आपके सिलेबस में जो भी शिक्षण विधियां नॉर्मल है वो आपने पढ़ी है। जब संस्कृत शिक्षण विधि की बात आती है तो संस्कृत का शिक्षण किन विधियों से करवाया जा सकता है उनकी हम चर्चा करेंगे, चाहे वो गद्य शिक्षण की बात हो, चाहे वो पद्य शिक्षण की बात हो, ठीक है। खंडान्वय प्रणाली है, दंडान्वय प्रणाली है, तो ये गद्य की है या पद्य की हम चर्चा करेंगे। गद्य किन विधियों से हम करवा सकते हैं, कथा शिक्षण में क्या खास बात होती है, यहाँ पर नाटक शिक्षण में क्या खास बात होती है, रंगमंच प्रणाली क्या होती है, ठीक है। ये सारी की सारी सामान्य सी चीजें हम इनमें करेंगे। कौशलों में विभिन्न प्रकार के चारों कौशलों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल कंप्लीट पढ़ने के बाद जब सवाल पूछा गया कि ये जो कौशल है ये किसका सूचक है, ये कौशल अर्थ विस्तार का सूचक है, अर्थ संकोच का सूचक है या अर्थादेश का सूचक है। फिर शिक्षार्थी बोला ये तो हमने नहीं पढ़ा। भाई आपने 15 नंबर की जो शिक्षण विधि थी उन सारी शिक्षण विधियों में सब कुछ आपने पढ़ लिया, भांति भांति के नोट्स आपने पढ़ लिए, कंप्लीट आपको पढ़ा दिया गया, बार बार दावे कर दिए गए कि ये सारी चीजें हमने पढ़ा दी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कुछ लोग तो दावा कर देते हैं कि न मेरा हुआ न तुम्हारा होने दूंगा। यहाँ पर धड़ल्ले से कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब सब कुछ आपको पढ़ा दिया, सब कुछ आपको पढ़ा दिया, फिर हमने सवाल पूछा कि बताइए अर्थ संकोच का क्या है, क्या ये अर्थ संकोच का सूचक है कौशल या अर्थ विस्तार का सूचक है। फिर मैंने बताया और फिर कहा कि यार तो हमें पता ही नहीं। तो भाई पता करो ना, कब करोगे, जब अब पता नहीं है तो कब करोगे, ठीक है। या जिन्होंने आपको पढ़ाया उनको पता नहीं है तो उनको भी कहो कि तुम भी पढ़ो यहाँ पर, क्योंकि चोरी छिपे तुम भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे होंगे। बहुत से शिक्षार्थी तो ऐसे हैं, मतलब जो भी शिक्षक हमारे हैं साथीगण जो है, तो केवल खुद कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे होते हैं और प्रैक्टिस के लिए शिक्षार्थी दूसरे जो साथी लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। ठीक है, अपना तो तैयारी हो ही रही है, कहीं ना कहीं मतलब हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना काम तो चल ही रहा है, यहाँ पर दुकानें तो अपनी चल ही रही है। तो ये तो आपको देखना है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने समस्याएं आती हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं साहब ये हुआ वो हुआ। अरे तो भाई क्यों करते हो तुम, सारी चीजें आपके सामने है ना, आप सोच समझ के निर्णय लेना, आपका भविष्य है ना। आपका भविष्य तो खिलवाड़ करने के लिए नहीं है ना। पुस्तकें आपने पढ़ ली, ऑथेंटिक पुस्तकों का आपने सहारा नहीं लिया, ठीक है, और फिर उधर से इधर आ गया, तो फिर उसके तो पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा था कि लेखक और प्रकाशक किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं। वो तो नया एडिशन निकाल देंगे, नया संशोधन कर देंगे, लेकिन आपके पास तो दूसरा जीवन नहीं है ना भाई संशोधन करने के लिए। तो आपको तो पहली बार देखना है, ऑथेंटिक पुस्तकें आपको देखनी है। अगर आप 6 से 10 वाले लेवल में आते हैं, यहाँ पर पार्ट 2 में आते हैं, यहाँ पर लेवल 2 में आते हैं, तो आप 6 से 10 वाले पुस्तकों को देखिए ना, वो देखिए आपको कौन। फिर सवाल पैदा है भाई आरबीएससी पढ़ेगी, भाई एनसीईआरटी पढ़े। अरे सीबीएसई तो आपको पढ़नी नहीं है, आरबीएससी आपको पढ़नी है, ठीक है। आरबीएससी आपका जो संस्थान है, आपका जो सिलेबस है वो आरबीएससी पर आधारित है, तो उसको पढ़िए। अब जब एनसीईआरटी की बात चल रही है तो आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को और आरबीएससी की या स्टेट बोर्ड की पुस्तकों को मिला के देखिए, आजकल तो एक ही चल रही है। और यदि अलग है तो ये निर्णय तो आपको करना है ना, आप किसी से पूछते क्यों। आप देखिए 6 से 10 पर कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की कौन सी पुस्तकें, एनसीईआरटी की कौन सी पुस्तकें, आप उनका मिलान कीजिए। जब आप दूसरों पर भरोसे रहोगे, किसी के नोट्स की चर्चा करोगे, दूसरे पर देखा चलेगा उसके नोट्स में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, किसी दूसरे के नोट्स में कुछ और ही लिखा हुआ है, तो दूसरों को पर अपना भविष्य क्यों छोड़ते हो। अपना निर्णय खुद करो ना। ये सारी आपको लग रहा है कि मैं मतलब क्यों गुस्से में बोल रहा हूँ, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ। ये आपकी समस्या, इनका समाधान करने के लिए मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़ा हूँ। और पिछले 30 वर्षों से एक छात्र साम्राज्य मेरे क्षेत्र में रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहां मैं बैठता हूँ अपनी मेन ब्रांच पे, जहां हम रहते हैं, वहां पर 30 वर्षों से 92 से 1992 से लगातार हम पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं शिक्षार्थियों के साथ पहुंच बनाने का यहाँ पर, ठीक है। एक से एक न जाने कितने शिक्षार्थियों का चयन हुआ है। आप संस्थान की विजिट कीजिए और देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता।
अब देखिए, लोग 4 लोगों के वीडियो दिखा देता है आप लोगों को, हमारे पास 4 लोग नहीं है, हमारे पास तो हजारों लोग हैं। कितने लोगों के वीडियो दिखाएंगे? अगर हम सेलेक्टेड लोगों के वीडियो दिखाने लगे तो साल भर तो हमारे वीडियो ही चलते रहेंगे, हम पढ़ाएंगे कब? ठीक है, आइए विजिट कीजिए, देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे कि हम क्या करवा रहे हैं और क्या नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही तो हमने काम नहीं किया। 30 वर्षों से हम कठिन साधना कर रहे हैं, अखंड साधना कर रहे हैं, मैं मेरे सब्जेक्ट को लेकर के, चाहे वो संस्कृत की बात हो चाहे वो हिंदी की बात हो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पर, वर्षों की तपस्या रंग लाती है, तब जाके सारी की सारी चीजें होती है। ठीक है, और इतने कॉन्फिडेंस, इतने आत्मविश्वास के साथ कोई ऐसे नहीं बोल देता। मैं धड़ल्ले से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हैं। आप मेरे शिक्षार्थी मेरे साथ हैं, मेरे शिक्षार्थी मेरे समर्थन में। 30 वर्षों से एक के बाद एक माउथ पब्लिक से न जाने कितने शिक्षार्थ हो गए। एक एक गांव में 10-10 बच्चों का जब सिलेक्शन होता है तो अपने आप ही पूरे का गांव सम्मान करता है हमारा। ठीक है, इससे बड़ा हमारे लिए गौरव का विषय और कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपने मूल कंटेंट को देखिए। मैंने कहा कि आप अर्थ विस्तार की बात कीजिए, आप अर्थ संकोच की बात कीजिए। कौशल जो है अर्थ विस्तार का सूचक है। एक शब्द पहले किसी निश्चित चीज के लिए होता है और बाद में जाके उसका विस्तार हो जाता है। कुशल, पहले कुशल शब्द जो है वो कुशा लाने वाला होता था। शिक्षार्थी जब एक ताजे कुशा पर बैठ के, कुशा के आसन पर बैठ के शिक्षा ग्रहण करता था, अपने लिए भी आसन बनाता था, गुरु के लिए भी आसन बनाता था। ठीक है, जो उस कुशा को ले आता था आसानी से, वो बिना हाथ कटाए, क्योंकि उसमें जैसे पानी, राजस्थान में आप ऊंचे झूंडे बोलते हो जिसमें अपन झाड़ू बनाते हैं, बड़ी पैनी धार होती है, तो जब वो बिना लहू लुहान हुए, बिना हाथ कटवाए, बड़ी कुशलता से, बड़ी निपुणता से उसको लेके आता था यहाँ पर, तो हम उसको कुशल बोलते थे। अब धीरे धीरे फिर कार्य को कुशलता से करने लग गया, उसको हमको मतलब क्या हुआ, कुशल कहने लगे। ठीक है, उस कुशल से फिर कौशल बना। शिक्षा को हम किस ढंग से कुशलता से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, उससे कौशल बना, तो अर्थ विस्तार का सूचक हुआ। ठीक है, अर्थ संकोच क्या हो जाता है? आपने भाषा विज्ञान यदि थोड़ा सा भी पढ़ा तो आपको पता होगा। और ये भाषा विज्ञान का विषय नहीं है, मैं कौशल पढ़ा रहा हूँ, कौशल की बात कर रहा हूँ, तय में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ चीजें ऐसी होती जो पहले बहुत चीजों के लिए होती हैं लेकिन अंत में किसी एक निश्चित चीज के लिए आकर के रुक जाती है, वो अर्थ संकोच होता है। जैसे मृग, पहले जंगल के सारे जानवरों को हम मृग कहते थे, जंगल के सारे जानवरों को हम मृग कहते थे, लेकिन कालांतर में आते आते और आज मृग जो है वो हिरण पर आकर के रुक गया, वो अर्थ संकोच हो गया। तो मैं अर्थ विस्तार की बात आपको बता रहा था। कौशल शब्द जो अर्थ विस्तार का सूचक है यहाँ पर। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है। संस्कृत में हम भंडारकर विधि पढ़ते हैं, तो भंडारकर विधि के जनक कौन है आपको देखना है। ठीक है, कौन से भंडारकर ये आपको देखना है, इसका नामकरण आपको याद रखना है ना। अनुवाद विधि क्या होती है, एक विधि के साथ दूसरी विधि को पढ़ा दिया जाए तो वो क्या हो गया यहाँ पर। ठीक है, अनुवाद किस ढंग से हम करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको देखनी है। मैंने बात कहा कि मैं कुछ नया नहीं करवा रहा, सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को निकाल दीजिए। इसी प्रकार चाहे आप भाषा शिक्षण की बात करते हैं, उसके बाद आप विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के सूत्रों की बात करते हैं, तो सारे के सारे सूत्र आदि तो वही है जो आपने वर्षों से पढ़े। मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों की बात करते हैं तो मूल्यांकन क्या होता है हम चर्चा करेंगे, सतत मूल्यांकन क्या होता है हम चर्चा करेंगे, अवरोधात्मक स्थिति क्या होती है इसकी हम चर्चा करेंगे। आपको करनी है, हम करने से तात्पर्य मेरे पास आते तो आपका स्वागत है, ऑनलाइन जुड़ते हो तो आपका स्वागत है। मात्र 2100 रुपए में हम अपना ऑनलाइन कोर्स दे रहे थे, ठीक है, अभी तक, और अब तो हमने उस कीमत को, रीट की कोर्स को हमने ला करके मात्र 700 रुपए कर दिया, मात्र 700 रुपए, 700 रुपए। ठीक है, ये हमारी लागत नहीं है। 700 रुपए में मतलब आदमी जो इतना सब कुछ आपको दे रहा है यहाँ पर, वो 700 रुपए में कमाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कि अधिक से अधिक शिक्षार्थियों तक हमारी पहुंच बने। ठीक है, ऑफलाइन कोर्स जो है मूल रूप से जहां हम पहले 7-8-10 हजार रुपए ले रहे थे, मात्र हम 2100 रुपए में अपना ऑफलाइन कोर्स रेट का करवा रहे। आइए गोपालपुरा में आइए, आपका स्वागत है। महेश नगर मोड़ पर विशाल मेगा मार्ट, सब जानते हैं, विशाल में गए होंगे कपड़े आदि खरीदने के लिए, बिल्कुल विशाल के पास आप दीक्षा ऑफिशियल की, हमारी दीक्षा इंस्टीट्यूट की ब्रांच, आइए, आपका स्वागत है। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी संस्कृत आपका विषय, तो आइए, आपका स्वागत है। और आप देश दुनिया में कहीं भी बैठे हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए। और मैंने कहा कि यदि अर्थ की बात आती है, यदि पैसे की बात आती है, यदि धन की बात आती है, तो हमसे कॉल कीजिए, बात कीजिए, हम आपका समाधान करने के लिए बैठे, हम आपका समाधान करने के लिए बैठे। ठीक है, आप नहीं भी देंगे, शून्य भी निश्चित रूप से रहेगा हमारा अमाउंट, तो भी हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपका स्वागत, आप आइए हमारे साथ जुड़कर, तो देखिए यहाँ पर। और 30 वर्षों से तो किसी भी प्रकार की कोई शंका आप नहीं की, किसी भी शिक्षार्थी ने नहीं की, यही हमारा सबसे बड़ा प्रमाण है। संस्थान में आइए, विजिट कीजिए, मतलब जो हजारों लोग हमसे संतुष्ट होकर के निकले उनसे चर्चा कीजिए, उन लोगों के रोल नंबर देखिए, उन लोगों का नेटवर्क देखिए, उन लोगों की चर्चा कीजिए, हमारे पास आइए। धड़ल्ले से कह रहा हूँ। तो मैं मूल रूप से जो सिलेबस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें यही कह रहा हूँ कि चाहे आप मूल्यांकन की बात करते हैं, चाहे आप लिखित प्रश्नों की चर्चा करते हैं, चाहे आप मौखिक प्रश्नों की चर्चा करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा आपको करनी है। आप जहां भी पढ़े, जिस भी ढंग से पढ़े, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं कह रहा मेरे पास आइए,
ठीक है। यदि आप अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं, 30 वर्षों के अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़िए, हमारी ऑफलाइन क्लासों में जुड़िए, महेश नगर मोड़ पर आइए, गुजर की थड़ी पे आइए। अन्य हमारी जो ब्रांचें हैं वो 4-5 जो ब्रांचें उनके सारे के सारे एड्रेस हमने आपको दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, अन्यथा हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बताएंगे। आपसे सबसे नजदीक हमारी कौन सी ब्रांच है। गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, माफी चाह रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो मूल रूप से हम इन सारी की सारी चीजों के साथ आपके साथ जुड़े हैं। प्रश्नों की जब हम बात करते हैं तो हम सब सवाल पूछेंगे, अन्वेषणात्मक प्रश्न क्या होते हैं, उत्खनन प्रश्न क्या होते हैं, सामान्य प्रश्न क्या होते हैं, बोध पर आधारित प्रश्न कौन से होते हैं, चिंतन पर आधारित प्रश्न कौन से होते हैं, स्तर पर आधारित प्रश्न कौन से होते हैं। अब मैं इतनी बातें बोल गया कि जो शिक्षार्थी पढ़ा हुआ है उसको तो समझ में आ रहा है मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। जिसके समझ में नहीं आ रहा उसको अभी समझने की आवश्यकता है, जिसके समझ में नहीं आ रहा उसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, मैंने कहा है कि हमारे पूर्ण रूप से आप संस्थान में आइए, नाम मात्र का शुल्क आपसे लेंगे, और वो भी नहीं देना चाहते तो आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। ठीक है, कम से कम रेट को तो क्लियर करके जाइए। ठीक है, थर्ड ग्रेड की हम आगे चर्चा कर रहे हैं। जो अभी से हमारे साथ थर्ड ग्रेड के लिए जुड़ना चाहते हैं, बहुत से शिक्षार्थी जुड़ चुके हैं, लगभग 3 बैच हमारे पूरे हो चुके हैं, चौथे बैच की हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चौथे बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। पात्रता हम उसी में करवा रहे हैं, कोई अलग से आपसे अमाउंट नहीं ले रहे, पात्रता आपकी उसी के साथ करवाएंगे, और जो हमारा मूल बैच है उसमें ले, क्योंकि 120 विषय तो हम सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं, 120 नंबर तो सब्जेक्ट के हमें देने ही देने यहाँ पर, उसकी आप चर्चा कीजिए। आप उसमें शिक्षण विधि को जोड़ देते हो, आपका वेटेज बढ़ जाएगा। आप रीति विज्ञान, अब रीति विज्ञान से गुमराह हो रहे हैं बच्चे, रीति विज्ञान मेरा विषय, रीति विज्ञान मेरा, दुकान खोल के बैठे रीति विज्ञान। अरे रीति विज्ञान शिक्षण विधि वाला सेक्शन है भाई। ठीक, उसमें शिक्षण विधियों में आपने पढ़ा है, पेडागोजी आपने पढ़ी है, बाल मनोविज्ञान आपने पढ़ा है, वो उसी का पार्ट है, वही सेक्शन है, वर्षों से पढ़ते रहे। ठीक है, सेकंड ग्रेड में जो भी मतलब आईसीटी वाला सेक्शन जोड़ दिया, वो कंप्यूटर पे पढ़ाऊंगा और शिक्षण विधि में पढ़ाऊंगा और टीचिंग। अरे कौन कौन पढ़ाएगा, जिसका विषय वही तो पढ़ाएगा। मतलब आप क्यों बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, किसी के ऊपर किसी प्रकार की कोई बात नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़िए। आपसे बढ़िया रणनीतिकार इस दुनिया में दूसरा कोई हो नहीं सकता। आपके भविष्य के निर्माता आप हैं यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया, बता दिया है, सिर्फ इसलिए बताया है। ये पूरा सिलेबस आपके सामने, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास समय था, आपने देखा, नहीं समय था, आप बहुत अच्छा, अगर आपने बीच में उसको छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि आपका समय आपके लिए बहुत कीमती, आप जानते हैं। ठीक है, आप दूसरे देशों में, आपको अभी यूट्यूब भी चलानी है, फेसबुक भी देखना, बहुत काम करना आपको। ठीक है, जो स्वयंभू बन के बैठे हैं यहाँ पर, उनको, उनके बारे में भी, उनकी चर्चा भी आपको सुननी है यहाँ पर। ठीक है, हमारे जैसे लोग तो जो साधना कर रहे हैं वो करते रहेंगे, चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर आपको लटके झटके दिखा नहीं सकते, हम ये संगीत में प्रस्तुति दे नहीं सकते, हम आपको गुमराह कर नहीं सकते। जो सब्जेक्ट का, विषय का अनुभवी जो ज्ञाता होता है वो तो अनुभव की बात करेगा। इसलिए अपने किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए, अपने किसी अनुभवी साथी के साथ जुड़िए। इधर उधर से जो नोट्स इकट्ठा करते हैं मत कीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लीजिए। किसी भी प्रकार की पुस्तक की यदि आवश्यकता है तो हमसे संपर्क कीजिए। आपके आसपास यदि उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है। संस्कृत की मूर्धन रचनाकार, जो आपके अर्वाचीन कवि आदि सेक्शन को, सेकंड ग्रेड आदि में आपके अर्वाचीन और प्राचीन कवियों को जो पूरे को कवर करती है, संस्कृत के मूर्धन रचनाकार, वो पुस्तक यदि आपको चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। फॉर्म जो आपको गूगल फॉर्म है उसके माध्यम से मिल जाएगी, या फिर हमसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। छंद और अलंकार से संबंधित यदि प्रश्न पूछने या फिर हमारी पुस्तक छंद और अलंकार से संबंधित चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए। अन्यथा आपके आसपास जो भी कोई मिलती है आप उस पुस्तक को लीजिए। और छंद और अलंकार बहुत से शिक्षार्थी नहीं जानते। साइंस का बच्चा जो है वो भी हमारे संस्कृत में आ जाता है, एसएस का बच्चा वो भी हमारे संस्कृत में आ जाता है, जिसने वर्षों से इंग्लिश पढ़ी है वो भी हमारे संस्कृत में आ जाता है। क्योंकि हम धड़ल्ले से कहते हैं कि हम 30 में से 30 वाले आइए हमारे पास में। एक आध नंबर आप इधर उधर कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे सब्जेक्ट से तो अच्छे ही नंबर आपके आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वो छंद को नहीं समझता, वो अलंकार को नहीं समझता, आप एप्लीकेशन के माध्यम से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अन्यथा गुजर की थड़ी और गोपालपुरा मोड़ बहुत ज्यादा दूर आपके पास नहीं है। गोपालपुरा नहीं, सॉरी, गोपालपुरा रोड की बात कर रहा हूँ, महेश नगर मोड़ विशाल मेगा मार्ट के पास दीक्षा ऑफिशियल दीक्षा इंस्टीट्यूट की ब्रांच में आप आइए। ठीक है, आपका स्वागत है। निश्चित रूप से चाहे आप छंद की बात करते हैं, चाहे आप अलंकारों की बात करते हैं, चाहे आप भाषा की बात करते हैं, चाहे आप ग्रामर की बात करते हैं, और फिर एक बार पहले वाली बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमने पहले कहा था कि राजस्थान का साहित्य, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का कल्चर, भूल जाइए इसको। ये पैराग्राफ है, ये श्लोक है, अंदर वही मटेरियल आना है जो आपने संधि, समास, उपसर्ग आदि पढ़े यहाँ पर। ठीक है, और यदि आप सेकंड ग्रेड के संबंधित बात करना चाहते हैं, हिंदी की चर्चा करना चाहते हैं, संस्कृत की चर्चा करना चाहते हैं, तो दोनों विषय अपने यहाँ पर आप आइए यहाँ पर। ठीक है, हिंदी भी और संस्कृत भी, दोनों विषय, केवल और केवल हम स्पेशलिस्ट हिंदी और संस्कृत के, बाकी कोई विषय हम नहीं पढ़ा रहे हैं।
अपने संस्थान में हम हिंदी और संस्कृत दो ही विषय वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रीट की बात हो, सेकंड ग्रेड की बात हो, फर्स्ट ग्रेड की बात हो, कॉलेज लेक्चर की चर्चा हो, नेट और स्लेट की चर्चा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की चर्चा हो, केवल और केवल। ठीक है। और यदि यूपीएससी में भी आपका विषय है, यूपीएससी में आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए यदि लिटरेचर संस्कृत आपने ले रखा है, लिटरेचर हिंदी ले रखी है, तो आइए आपका स्वागत है। ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपके साथ एक ही छत के नीचे में उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपको नोट्स दे रहे हैं, हम आपको पुस्तकें दे रहे हैं, हम आपके सिलेबस को कवर करवा रहे हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नमस्कार।